ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो जो आपने कल रिप्लाई दिया था वही करते, क्या करते बोलो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, करेक्ट। तो व्हाट आर द टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर 1 प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में क्या लिखेंगे ना, आपको पेज नंबर 2 पर आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा कि प्रोक्योरमेंट में और कुछ नहीं होता है, वेरियस सोर्सेस क्या क्या है वो लिखो पहले, जो कि हमने कल लिखा था, करेक्ट। फिर उसके अंदर हमने बोला था कि इनके अंदर हम 3 चीजें देखते हैं, मगर हमने डिस्कस सिर्फ 2 ही चीजें की थी, याद है। मैंने आपको बोला था इसमें 3 चीजें आती है, मगर अभी के लिए 2 पकड़ लो। कौन से 2? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क ऑफ कैपिटल, करेक्ट। तीसरी चीज आती है दोस्तों कंट्रोल। तो हम जब प्रोक्योरमेंट करते हैं ना, तो हम 3 चीजें देखते हैं। कौन सी 3 चीजें देखते हैं? रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। ध्यान से सुनो, लिखो मत। रिस्क ऑफ कैपिटल मतलब क्या, पैसा एक बार आ गया आपके पास से तो उसका रिस्क कितना है कंपनी के लिए, ठीक है। कॉस्ट मतलब पैसा आ गया तो पीरियडिकली रिटर्न्स देने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट। काफी लोग कॉस्ट के तक कंफ्यूज होते, बोलते सर कॉस्ट मतलब पैसा लाने के लिए कॉस्ट है क्या? नहीं, पैसा यूज करने का कॉस्ट, समझा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स मैंने आपको बेचे, पैसा लाया, तो डिबेंचर्स मार्केट में बेचना और पैसा लाना कॉस्ट लगेगा ना, मगर उस कॉस्ट की बात नहीं चल रही है। पीरियडिकली जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसकी बात चल रही है, करेक्ट। कॉस्ट में वो एस्पेक्ट्स मेनली कवर होता है। और उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है? इज नथिंग बट दोस्तों वोटिंग पावर्स। कंट्रोल मतलब क्या होता है? वोटिंग पावर्स, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब जरा तीनों पे अपन अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। तीनों पे इंपॉर्टेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है रिस्क की हद तक मैं पूछना चाहूंगा आपको। 2 टाइप के कैपिटल ले लेते हैं, एक ओन फंड्स इक्विटी मेरे राइट साइड में है, और एक बोरोड फंड डेट फंड जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ठीक है। जो स्ट्रीमिंग में है वो अभी तक पिक्चर में नहीं है, उनको बाद में हम लोग पिक्चर में लाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स अभी खाली है ना, तो अपन उनको बाद में प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से 3rd पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए कंपनी के पास क्या है? इक्विटी एंड डेट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स अभी पिक्चर में नहीं आएगा, बाद में देखेंगे हम उसके बाद। आप बोलिए मुझे, आपको क्या लगता है कौन से कैपिटल का रिस्क ज्यादा है? डेट का रिस्क ज्यादा है, शायद ही हमने कल डिस्कस किया था, याद आ रहा है क्या आपको कुछ? यस, क्या डिस्कस किया था बोलो? डेट के केस में अगर कंपनी आपसे पैसा ले लेता है तो आप बोलते हो नंबर 1 तेरी कुछ भी कमाई हो, तेरी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी हो, हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 तेरा फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, रिडम्पशन। ध्यान से सुनो, मैंने 2 चीजें 2 अलग एस्पेक्ट में बोली, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो। मैंने बोला पहले तेरी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी हो, हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट चाहिए। दैट मींस इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी हैज टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। रिस्क नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला तेरा फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी हो, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कैश फ्लो, क्या पैसा है तेरे पास, बैंक बैलेंस कितना है वगैरह। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन वी हैव टू रिटर्न देयर मनी विच इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या डेट। बराबर है कि नहीं? तो बैंक आपको क्या बोलता है? आपके प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो या कुछ भी हो, फिक्स रेट से इंटरेस्ट दो। डिबेंचर होल्डर भी यही बोलता है। एंड बैंक क्या बोलता है? हर महीने ईएमआई आना चाहिए जिसमें प्रिंसिपल भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा, अगर लोन लिया रहेगा तो। और अगर डिबेंचर्स इश्यू किए रहेंगे तो आपको पता है कि 5-7 ईयर्स के बाद उसका रिडम्पशन होता है, 10 ईयर्स के बाद उसका रिडम्पशन होता है। तो उस केस पे रिडम्पशन के वक्त कितना कैश फ्लो अवेलेबल है कोई मैटर नहीं करता है, इनका पैसा इनको वापस देना है मतलब देना है, समझे? तो रिस्क ऑफ डैश कैपिटल इज लोएस्ट। इक्विटी। मेरे क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट मत करो कभी, नेवर प्रेडिक्ट आईसीआई क्वेश्चन एंड प्रशांत सरड़ा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। आपको मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं, मगर क्वेश्चन कुछ अपोजिट साइड से भी पूछ रहा हूं, तो ध्यान पूरा इधर होना चाहिए, ठीक है। बोलिए, रिस्क ऑफ डैश कैपिटल इज लोएस्ट। चलो इसके एंगल से मुझे आपका आंसर चाहिए, इक्विटी का रिस्क कम क्यों है? नंबर 1
no fixed rate of dividend. Number 2, no obligation to repay the principal amount. Are you jipping? क्वेश्चन क्या आता है उसके हिसाब से आंसर बदलना पड़ेगा ना. क्लास में सर ने ऐसा डिस्कस किया था इसलिए ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा है क्या? क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, व्हाई द रिस्क ऑफ इक्विटी कैपिटल इज लोएस्ट, और आप लिख रहे हो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड पीरियोडिक रिपेमेंट. भाई बात किसकी कर रहे हो? पूछा किसके बारे में? आप डेट की बात कर रहे हो, पूछा है इक्विटी के बारे में. सो अभी जैसे आपने क्लास में अटेंटिव रहकर आंसर दिया, एग्जाम में भी वैसे ही करना है. लेंदी आंसर्स को मार्क्स नहीं मिलते, मेरी बात ध्यान से सुनना. 5 मार्क का भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, या 4 मार्क के लिए आ जाए, या 3 मार्क के लिए, आपको लिखना 2 पॉइंट ही है. समझे? सो कम टू पेज नंबर 4. वहां पर आपको ब्लैंक स्पेस दिखेगा, वहां पर क्वेश्चन लिखा है, व्हाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर देन इक्विटी कैपिटल. क्या लिखा है बोलो? व्हाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर. इसका मतलब ये इनके बारे में पूछ रहे हैं. समझे? तो रिस्क के हद तक हम बोलेंगे, वहां पर ही लिखना है आपको, डायरेक्टली पेज नंबर 4 पर लिखना है. ठीक है? दोज हु आर नॉट हैविंग द नोट्स, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव द नोट्स हियर? माय गॉड, सो मेनी ऑफ यू. आई विल राइट इट फॉर यू टुडे. ठीक है? तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो नोटबुक में, बट बाद में आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है. ठीक है? चलिए, वाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर देन इक्विटी कैपिटल, ऐसा लिखा है. जिन लोगों को पता नहीं है, नोट्स नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर देन इक्विटी कैपिटल. ठीक है? लिखिए, देर आर हाउ मेनी रीजंस? 2 reasons. Number 1, fixed periodic returns. क्या लिखेंगे? Fixed periodic returns. उसके अंदर in case of debt, the company has to pay fixed rate of interest, irrespective of dash. वेरी गुड. irrespective of profitability बोलो इधर, क्योंकि हम प्रॉफिट के हिसाब से ही इंटरेस्ट पे करते हैं ना. तो प्रॉफिट कुछ भी हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट फिक्स रेट से ही देना है, irrespective of profitability. ओके? whereas, इसी के आगे लिखो whereas, इसी के आगे लिखोगे आप whereas in case of equity capital, there is no such obligation. बराबर ना? there is no such obligation. Are you with me? सबको समझ रहे हैं अच्छे से? कल से रिलेट कर पा रहे हो? आज भी डिस्कशन हमने किया और उसके बाद लिखा है. ठीक है? तो कल का सेशन अगर नहीं भी देखा रहेगा कोई भी रीजन से, तो इसलिए मैं डिस्कस करके आपको बता रहा हूं. नाउ फ्रेंड्स, जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा, वैसे ही पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा? रीपेमेंट कमिटमेंट. बराबर ना? सो लिखिए रीपेमेंट, या रिडेम्पशन भी बोल सकते हैं आप उसको. तो रीपेमेंट कमिटमेंट. कौन से केस में होता है? डेट के केस में होता है. हम लोग आंसर डेट के लॉजिक से लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन डेट के लॉजिक से पूछा है. ओके? तो वहां पे लिखेंगे हम लोग, इन केस ऑफ डेट कैपिटल, there is commitment to repay principal amount, irrespective of
irrespective of, yes, irrespective of फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कैश फ्लो का अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। whereas equity capital is never redeemed, na? Equity capital is never redeemed except for winding up and buyback. Very good. याद है आपको कल का डिस्कशन, वाइंडिंग अप एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, एक्सेप्ट फॉर वाइंडिंग अप एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। गुड वन गाइस, सही जा रहे हो सब लोग, यहां तक का पार्ट समझा। आप सोचिए, आप टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हो और आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, 5 मार्क करेगा तो पूरे 5 मिलेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। और एकदम आपके लैंग्वेज में मैंने आंसर लिख के दिया है, और ऐसा ही आंसर आपको लिखना है। आप आंसर के लैंग्वेज को डाइल्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डाइल्यूट मतलब आपकी भाषा में, मगर कंडीशन सिर्फ एक है, वो जो कीवर्ड्स है ना, जो हम क्लास में यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट डे से, वो आपको आंसर में आने चाहिए, करेक्ट। बोरोड कैपिटल से अच्छा डेट कैपिटल वर्ड यूज करो, इक्विटी सॉरी आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो वर्ड यूज हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड यूज हो सकता है, लेवरेज वर्ड यूज हो सकता है, जो जो हमने कल डिस्कस किया था सब टेक्निकल वर्ड्स है, ठीक है। नाउ हमने रिस्क के बारे में तो डिस्कस कर लिया, व्हाट अबाउट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट में रिस्क देख लिया हमने, कौन से कैपिटल का रिस्क कम है, इक्विटी कैपिटल का रिस्क सबसे कम है, यस। व्हाट अबाउट कॉस्ट गाइस, क्या लगता है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कौन से कैपिटल का कॉस्ट कम रहेगा, डेट का, इक्विटी का, डेट का कम रहेगा। यहां पर जितने लोग मेरे सामने, कितने लोगों को लगता है कि डेट का कॉस्ट कम रहेगा सर, डेट का कॉस्ट कम रहेगा, ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस? रेज योर हैंड। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जा रहे हो। अगर रिस्क ऑफ इक्विटी कम है, रिस्क ऑफ इक्विटी कम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही अगर कम रहता तो कोई डेट के पास क्यों जाता? कॉमन सेंस, सब लोग पूरा इक्विटी ले लेते ना। इक्विटी वाले लोग क्या है मन में, क्या बहुत शान है ये लोग क्या बोलते हैं मन में, हमारा पैसा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मत दो, हमारा पैसा हमें वापस भी मत दो। मतलब लगता है क्या भारी है ये, पैसा दे रहे, फिक्स रेट से मांग भी नहीं रहे डिविडेंड, और बोल रहे प्रिंसिपल अमाउंट, अरे रहने तो घर की बात है, कंपनी उनका है ना, राइट। बट एट द सेम टाइम इनका कॉस्ट सबसे ज्यादा है, मेनली बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन नंबर 1 कोई बता सकता है? एक्सपेक्टेशंस अबाउट ऑफ प्रॉफिट्स। एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट्स के तक क्या होता है मालूम है आपको? अगर मैंने डिवेंचर होल्डर्स मतलब इन लोगों को 9% का इंटरेस्ट दिया है, ये लोग क्या बोलते मालूम है, अगर तुम आउटसाइडर्स को 9% दे रहे हो तो हम तो ओनर्स है, हमको उससे ज्यादा चाहिए। ओनर्स एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हायर देन आउटसाइडर्स, समझे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट था हायर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो ओनर्स है तो उनके एक्सपेक्टेशंस कभी भी आउटसाइडर्स से ज्यादा रहेंगे। दूसरा पॉइंट कोई और बता सकता है क्या? कंप्लायंस कॉस्ट, ओके। और कुछ? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं, कंट्रोल तो बाद में आएगा, अपन कॉस्ट पर फोकस करेंगे। अरे आपने ग्रुप 1 में टैक्सेशन पढ़ा है ना, टैक्सेशन पढ़ा है ना, तो थोड़ा सोचो ना टैक्सेशन के एंगल से आपको क्या पे हो रहा है, इक्विटी वालों को डिविडेंड, इनको क्या पे हो रहा है, इंटरेस्ट। क्या फर्क है दोनों जगह? दोनों तो पे ही हो रहे हैं, बट एक जगह जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो पीएनएल डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो,
और वो टैक्स डिडक्टिबल रहेगा। सब लोग ध्यान दो। और जो डिविडेंड पे हो रहा है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम है, इट इज नॉन टैक्स डिडक्टिबल। जो लोगों को टैक्सेशन ही नहीं मालूम, क्योंकि डायरेक्टली ग्रुप 2 भी स्टार्ट हो सकता है, मैं आपको उनके लिए बता रहा हूं। आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो पता रहेगा। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्योंकि वो आउटसाइडर्स को दिया जा रहा है, तो वो एक्सपेंस है, वो पीएनएल डेबिट होता है। और उसकी वजह से मेरा कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि मैं पीएनएल डेबिट कर रहा हूं तो नेट प्रॉफिट कम होगा और टैक्सेशन उस नेट प्रॉफिट पर आएगा। तो कहना से इनका इंटरेस्ट पे करने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो गए, और प्रॉफिट्स कम होने की वजह से कंपनी को आने वाला टैक्स कम आया। इसको बोलते हैं सेविंग्स इन टैक्सेस। इसी को टेक्निकली बोलते हैं टैक्स शील्ड। क्या बोलते हैं बोलो? टैक्स शील्ड। शील्ड मतलब प्रोटेक्शन। सो इट द इंटरेस्ट इज गिविंग मी प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स। ध्यान से सुनो, पहली बार सुन रहे हो, खुद को वक्त दो थोड़ा। मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाना है। सपोज ए लिमिटेड है, उसका पीएनएल है, और ये बी लिमिटेड है, उसका भी पीएनएल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों ने पे आउट किया। ए लिमिटेड ने इंटरेस्ट पे किया, इसलिए पीएनएल डेबिट होगा, इंटरेस्ट बराबर है क्या? सपोज 10 रुपीज। बी लिमिटेड ने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, बिकॉज उन्होंने पैसा कहां से लाया था? इक्विटी से। सब लोग है क्या मेरे साथ? तो बी लिमिटेड ने पूरा पैसा कहां से लाया था? इक्विटी से लाया था। फॉरगेट अबाउट हायर एक्सपेक्टेशन, चलो दोनों को सेम देते। आपको इंटरेस्ट कितना दिया? 10 रुपए। इनको भी डिविडेंड देंगे 10 रुपए, बट इनका डिविडेंड यहां आएगा ही नहीं। इनका डिविडेंड यहां आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिविडेंड कभी पीएनएल डेबिट होता ही नहीं है। कहां आता है डिविडेंड? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बिलो लाइन आइटम बोलते हैं ना आप अकाउंट्स में, बिलो लाइन आइटम। तो इस वजह से बी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट, सपोज यहां ए लिमिटेड का अगर नेट प्रॉफिट 100 रुपए है, अदर ऑल एस्पेक्ट रिमेनिंग कांस्टेंट, बी का कितना होगा नेट प्रॉफिट? 110 होगा एवरीवन। फिर ये 110 कहां जाएगा? नीचे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, और वहां पर 110 का प्रॉफिट जाएगा और 10 का डिविडेंड दिखेगा। एवरीबॉडी समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो फिर बी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट तो 110 है, और ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 100 है। ए लिमिटेड का टैक्स कितना आएगा? सपोज 30% टैक्स है, 30 रुपीज। बट गाइस, बी लिमिटेड के केस में टैक्स 30% के अनुसार 33 रुपीज आ रहा है। आर यू जेपिंग नाउ? इसका मतलब, कैन आई से इन अदर वर्ड्स, ए लिमिटेड सेव्ड ₹3 by paying interest. A Limited paid interest of ₹10. 10 पर 3 पर 30% लगाओ, 10 पर 30%, ₹3 बराबर 3 रुपीज का डिफरेंस समझा। वेयर एज बी लिमिटेड के पास ऐसा कोई इंटरेस्ट का खर्चा था क्या? बट इसका मतलब ये है कि बी लिमिटेड के पास से कैश गया नहीं, गया मगर एज डिविडेंड गया, और वो डिविडेंड जो गया वो पीएनएल डेबिट नहीं होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। मगर इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? कंपनी के प्रॉफिट्स पर टैक्स लगना चाहिए, करेक्ट? सो प्रॉफिट्स कितने हैं? 110 पर टैक्स लगेगा। जी पा एवरीवन? सर एक काम करते ना, हम पीएनएल डेबिट कर देते डिविडेंड को, कंपनी का प्रॉफिट 100 हो जाएगा और टैक्स बच जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिस का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि वो खर्चा अलाउड नहीं था। इसको बोलते हैं एडमिसिबल एक्सपेंस एंड नॉन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, टैक्सेशन की भाषा में, समझा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आपने सुना रहेगा। इसके वर्किंग में अगर कोई कंपनी ऐसा पागलपन करता भी है तो एज ऑडिटर आपको क्या करना होता है? उस एक्सपेंस को एड बैक करना होता है, और जो एक्सपेंस इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता, अगर कंपनी डेबिट भी कर देता है तो एज ऑडिटर आपको क्या करना चाहिए? एड बैक करना चाहिए। समझ गए? तो A Limited in my example is saving ₹3 tax by paying interest of ₹10. Correct? A Limited is getting interest, tax shield बोलते हैं उसको,
A Limited is getting interest tax shield because it is using dash debt. B Limited is not getting interest tax shield because it is using equity funds. जी पा, जैसे आपने आज एग्जांपल में अभी इंटरेस्ट टैक्स शील्ड सुना, ऐसा हर चीज पर टैक्स शील्ड आ सकता है जो जो आइटम्स पीएनएल डेबिट अलाउड है. जैसे कि डू यू थिंक सैलरी पर टैक्स शील्ड आ सकता है? यस. डू यू थिंक रेंट पर टैक्स शील्ड आ सकता है? यस. डू यू थिंक ड्रॉइंग्स पर टैक्स शील्ड आ सकता है? नो. क्या यस बोल रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? ड्रॉइंग्स पर टैक्स शील्ड आएगा क्या? बिकॉज पीएनएल डेबिट अलाउड नहीं है. समझे? हर वो आइटम जो पीएनएल डेबिट जाएगा उसकी वजह से नेट प्रॉफिट क्या होगा? कम, और उसकी वजह से आने वाला टैक्स भी कम आएगा. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टैक्स शील्ड. नाउ इफ इट इज ड्यू टू इंटरेस्ट, कॉल इट एज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. इफ इट इज ड्यू टू रेंट, कॉल इट एज रेंट टैक्स शील्ड. इफ इट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, कॉल इट एज डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड. डेप्रिसिएशन पीएनएल डेबिट होता है क्या? यस. चलो मैंने एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन डेबिट किया, स्ट्रेट लाइन बेसिस, नॉट अलाउड. इनकम टैक्स एक्ट है वहां पर बैठा हुआ, वो बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम कर. अपन बोलते ओके सर. फिर अपन क्या करते हैं? एड बैक. कौन सा डेप्रिसिएशन? एसएलएम वाला. और लेस कौन सा डेप्रिसिएशन? डब्ल्यूडीवी वाला. ये आपने इनफैक्ट आपके टैक्सेशन में किया भी है. ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रहेगा, बराबर है? रिस्पेक्ट के साथ किया ना सॉल्व. तो यहां पर ना जो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स है. याद होगा तो आपको, जो बोलता है सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड अलाउड है. करेक्ट? अब अगर डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी कंपनी का टैक्स बच रहा है तो मैं उसे क्या नाम दे रहा हूं? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड. इस एग्जांपल में मेरा किसकी वजह से टैक्स बच रहा था? इंटरेस्ट. क्या नाम देंगे? इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. आई होप द टैक्स शील्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी वेल क्लियर नाउ. ठीक है.